भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 9 ब, पेज नंबर 48। प्रश्न नंबर 9 ब, भारतीय दंड संहिता के अधिनियमित होने से पूर्व मुस्लिम अपराध कानून कौन कौन से परिवर्तित किए गए थे? बंगाल क्षेत्र में अपने बढ़ते हुए प्रभुत्व के साथ अंग्रेज ने यह अनुभव किया कि भारत में प्रचलित दंड विधि दोषपूर्ण होने के कारण जनता उससे असंतुष्ट की थी तथा मुगल शासक को शांति व्यवस्था बनाए रखना कठिन था। आरंभ में मुगलों द्वारा कंपनी को केवल बंगाल के दीवानी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया था, परंतु कंपनी के अंग्रेज शासकों ने दीवानी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर अंग्रेज ने मुस्लिम दंड विधि का परिवर्तन करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम 1760 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता को निर्मित किया गया, जिससे संपूर्ण भारत में एक सी आपराधिक न्याय व्यवस्था प्रभावी हुई। अंग्रेज द्वारा किए गए मुख्यतः सुधार निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए सुधार। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में मुस्लिम दंड विधि के डकैती संबंधी उपबंधों को संशोधित करते हुए इस अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा निर्धारित की थी। इस संशोधन का जनता ने हृदय से स्वागत किया, अतः मुस्लिम दंड विधि में संशोधित करने के लिए प्रोत्साहन मिला। हेस्टिंग्स ने 1773 ईस्वी में आपराधिक विधि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जो निम्नलिखित थे। पॉइंट नंबर 1, मुस्लिम दंड विधि के अंतर्गत मृत या घायल व्यक्ति के सगे संबंधी व दायादों को प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाने तथा उसे उचित दंड देने का दायित्व सरकार पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सहेतु नरवध के अपराध में दिए जाने वाले दंड के निर्धारण का मापदंड अपराधी द्वारा प्रयुक्त औजार के बजाय उसका आशय रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नरवध के लिए अर्थदंड का निर्धारण केवल अपराध के रूप में आधारित न रखा जाए वरन अपराध के स्वरूप एवं गुरुत्व के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक था। पॉइंट नंबर 4, मुस्लिम दंड विधि के अंतर्गत यह प्रावधान था कि हत्या के लिए दोषी व्यक्ति को दिए गए दंड का प्रवर्तन मृतक का उत्तराधिकारी या निकटतम संबंधी स्वयं करना था। हेस्टिंग्स ने यह उपबंध समाप्त कर दिया तथा इसके पश्चात सजा को क्रियान्वित करने का भार भारत सरकार ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए उपरोक्त सुधार परिषद के समक्ष रखे गए, परंतु परिषद के सदस्यों ने इसके नाजुक मामला बताते हुए प्रचलित दंड विधि में सुधार करना मंजूर कर दिया। पॉइंट नंबर 2, कॉन्वेंसिन द्वारा किए गए सुधार। मुस्लिम विधि में वास्तविक सुधार कॉन्वेंसिन द्वारा 1790 ईस्वी में 1793 के बीच आपराधिक अदालतों में एक योजना के द्वारा किए गए थे। पॉइंट नंबर 1, हत्या के मामले में मृतक के निकटतम संबंधी या उत्तराधिकारियों को हत्यारे के विरुद्ध अभियोग चलाने या न चलाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम दंड विधि के इस प्रावधान का अनुचित लाभ उठाते हुए अनेक हत्यारे दंडित होने से बच जाते थे। कॉन्वेंसिन ने यह प्रावधान किया कि किस या दिया के मामले प्रशिक्षण के रिकॉर्ड सहित सदर निजाम अदालत भेजे जाएं तथा वह अदालत का दंड निर्धारित करे। पॉइंट नंबर 2, हत्यारे के मामले में अपराधी का दंड निर्धारित करके उद्देश्य पर आधारित करने का सुझाव दिया। कॉन्वेंसिन का सुदृढ़ विश्वास था कि हत्या संबंधी या प्रवर्तन युक्त
तथा पक्षपात रहित न्याय के लिए परम आवश्यक था। पॉइंट नंबर तीसरा, मुस्लिम दंड विधि के अंतर्गत दी जाने वाली कठोर, अमानुषिक तथा बर्बरतापूर्वक सजाओं को समाप्त कर दिया गया। अतः 1791 ईस्वी से कन्वेंशन ने अंग विच्छेद की सजा के स्थान पर 14 वर्ष के आश्रम कारावास के दंड का विधान रखा गया। हाथ पैर काट दिए जाने के दंड को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर 7 वर्ष के श्रम कारावास की सजा निर्धारित की। पॉइंट नंबर चौथा, प्रत्येक हत्यारे के अपराधी के विरुद्ध सटीक कोर्ट को प्रशिक्षण करने का अधिकार दिया गया तथा मृतक के संबंधियों को अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने का इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। हत्या के इस प्रकार के मामलों में जिसमें मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा अपराधी के विरुद्ध अभियोजन न चलाने की इच्छा व्यक्त की गई हो या धारित किए जाने लगा कि मृतक का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तब सरकार से अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चला सकती है। पॉइंट नंबर 5वां, 1791 ईस्वी में कन्वेंशन की सरकार का ध्यान ऐसे अभियुक्ताओं की ओर आकर्षित किया गया जिन्हें मुगल अधिकार की इच्छा पर्याप्त कारावास के दंड से दंडित किया गया था तथा जो निश्चित काल के लिए कारागारों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अतः सदर निजाम अदालत ने 1791 से 1792 में इस प्रकार सजा भुगत रहे अपराधियों के मामले विचारार्थ लिए तथा उनमें से ऐसे अनेक अपराधियों को रिहा कर दिया गया जिन्हें पर्याप्त समय जेल की सजा काट ली हो। पॉइंट नंबर 6, 1792 ईस्वी में कन्वेंशन ने साक्ष्य विधि में भी कुछ परिवर्तन किए जिनके द्वारा इस विधि में व्याप्त धर्म तथा लिंग पर आधारित सभी विषमताएं समाप्त कर दी गईं। अब हिंदू व्यक्ति भी किसी मुस्लिम के विरुद्ध साक्ष्य सकता था तथा इसके द्वारा दी गई साक्ष्य को वही मान्यता प्राप्त हुई जो मुस्लिम साक्ष्य को प्राप्त थी। तीसरा, 1797 ईस्वी में किए गए सुधार। 1797 ईस्वी में किए गए सुधार निम्नलिखित थे। पॉइंट नंबर 1, यह नियम बनाया गया कि जानबूझकर की गई हत्या के प्रत्येक मामलों में मुस्लिम विधि पदाधिकारी द्वारा फतवा दिया जाना अनिवार्य था तथा इसके लिए मृतक के निकटतम रिश्तेदार या दायाद की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन दिनों मिथ्या साक्ष्य के अपराध में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई। संभवतः इसका कारण यह था कि मुस्लिम दंड विधि के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण लोग झूठी गवाह देने में हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप 1707 ईस्वी में मिथ्या साक्ष्य के लिए कठोर दंड का प्रावधान रखा गया था। सदर निजाम अदालत को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह आजम कारावास या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा से दंडित अपराधियों को काले पानी की सजा दे सकती थी। पॉइंट नंबर 3, दिया के अंतर्गत हत्यारे द्वारा मृतक के निकटतम रिश्तेदारों या दायाद को निर्धारित धनराशि दे दी जाने पर वह उस अपराध से मुक्त कर सकता था, परंतु उसके अपराधी दिया की राशि चुकाने में असमर्थ होने के कारण अनिश्चित समय तक कारावास में बंद रखे जाते थे। अतः इस समस्या को हल करने की दृष्टि से गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल ने सदर निजाम अदालत को यह आदेश जारी किया कि ऐसे सभी
कैदियों को दिया के स्थान पर एक निश्चित समय तक कारावास का दंड दिया जाए ताकि वे अपने कारावास की अवधि समाप्त कर लेने के बाद रिहा किए जा सकें। पॉइंट नंबर 4, हत्या के किसी मामले में मुस्लिम विधि पदाधिकारी द्वारा अपराधियों को निर्दोष सिद्ध किए जाने पर अदालत का न्यायाधीश अभियुक्त को निर्दोष घोषित करके युक्त कर सकता था, परंतु न्यायाधीश को मुस्लिम विधि अधिकारियों के फतवे के औचित्य के प्रति संदेह होने पर वह मामलों को सदर निजाम अदालत को अग्रेसित कर सकता था। 4, 1799 ईस्वी से 1802 ईस्वी के मध्य किए गए सुधार। पॉइंट नंबर 1, 1799 ईस्वी में यह घोषणा की गई कि हत्या को किसी भी स्थिति में सख्त लक्ष्य नहीं माना जाएगा तथा सभी प्रकार की हत्याओं के लिए हत्यारे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, 1801 ईस्वी में अवसरयुक्त हत्या तथा वैधानिक कार्य करते समय अनाज्ञावश हुई हत्याओं में अंतर्भेद स्पष्ट किया गया जो मुस्लिम दंड विधि में नहीं था। पॉइंट नंबर 3, 1802 ईस्वी में यह घोषणा की गई कि बच्चों को पानी में फेंक कर मार डालना हत्या का अपराध होगा तथा इसके लिए अपराधियों को दंडित दिया जाएगा। 5, ताजीर संबंधी नियमों में संशोधन। प्रायः यह देखा गया था कि न्यायाधीशों द्वारा अपराधियों को दंड निर्धारण उसके मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाता था, न कि उस अपराध की गंभीरता के अनुसार। अतः यह परमावश्यक समझा गया कि अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता के अनुसार दंडित किए जाने तथा विधि के दंडों में समरूपता लाई जाए। फलस्वरूप 1803 ईस्वी में मुस्लिम विधि पदाधिकारियों के फतवे में केवल यह उल्लेख करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया था कि मामले से संबंधित अपराधी ताजीर के अनुसार दंडित किया जाने का पत्र था तथा अपराधियों को प्रयत्न दंडित करने का अधिकार सिर्फ न्यायाधीश या सदर निजाम अदालत को ही था। इसमें यह भी उल्लेखित था कि ऐसे अपराधों के मामलों में जिनके लिए मुस्लिम दंड विधि के साक्ष्य कारावास का अधिकतम दंड दिया जा सकता था, परंतु यह दंड कम प्रतीत होने पर मामले को सदर निजाम अदालत को भेजा जाता था, जो अपराधियों को मृत्यु के अलावा अन्य कोई दंड भी दे सकता था। पॉइंट नंबर 6, डकैती संबंधी विधि में किए गए सुधार। उस समय प्रचलित मुस्लिम विधि के अनुसार इस अपराध को करने वाले अपराधियों को दाहिना हाथ काट दिया जाता था। यदि वह व्यक्ति पुनः यही अपराध करता था तो उसका बायां पैर काट दिया जाता था, परंतु इस विधि में किसी अवयस्क या पागल व्यक्ति द्वारा डाका डाले जाने पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता था। अतः 1804 ईस्वी में डकैती संबंधी विधि में संशोधन किया गया तथा इस अपराध के लिए निश्चित तथा समुचित दंड की व्यवस्था की गई। डकैती की अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से दंडित किया जाने लगा। हत्या या हिंसा सहित डकैती के लिए मृत्यु या काले पानी की सजा या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई तथा साधारण डकैती के लिए 7 वर्ष की कैद की सजा निर्धारित की गई। 7वां अन्य संशोधन 1807 ईस्वी में मिथ्या साक्ष्य तथा जालसाजी के अपराधों हेतु दिए जाने वाले दंड में वृद्धि की गई, क्योंकि इन अपराधों को नियंत्रित में लेना अत्यंत आवश्यक था। मुस्लिम अपराध विधि के जारता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए गए। यह अपराध हद ही श्रेणी में आता था, अतः इसे सिद्ध करने के लिए 4 प्रयत्न गवाहों की आवश्यकता होती थी, जिनका मिलना अत्यंत ही कठिन था। परिणाम स्वरूप इस अपराध के दोनों व्यक्ति होने से बच जाते थे। 1817 ईस्वी में 17वीं विनियता द्वारा यह प्रावधान किया गया कि
जातता का अपराध परिस्थिति, साक्ष्य या संस्कृति द्वारा सिद्ध किया जा सकता था। इसके लिए 30 कोड़े की मार अथवा 7 वर्ष के कारावास की सजा निर्धारित की गई थी। बलात्कार के समस्त मामलों में सजा निर्धारित कर देने के पश्चात उसे सदर निजाम अदालत के पास अनुमोदन के हेतु भेजा जाता था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के उसे दंडित अपराध घोषित किया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने हेतु उकसाता था तो उसे भी दंड या कारावास के दंड या दोनों दंडित किया जा सकता था। मुस्लिम विधि में किए गए संशोधन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में अपराधों के निवारण के लिए कठोरतम दंड निर्धारित किए थे, परंतु जैसे जैसे समाज में अस्तित्व आता गया, अन्याय एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य होती गई, वैसे वैसे उन्हें सदर दंड नीति अपनाई तथा उनके अपराधों के लिए निर्धारित कठोर सजा में कमी करके उन्हें आयोजित बनाने का प्रयास किया। इस कथन की पुष्टि निर्धारित परिवर्तनों द्वारा की जा सकती थी। पॉइंट नंबर 1 पहले गिरोह बनाकर दत्युक्ता के मामलों केवल सदर निजाम अदालत द्वारा ही निपटाए जा सकते थे तथा उनके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड निर्धारित किया गया था, परंतु 1825 ईस्वी के विनिमय 16 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि यदि यह अपराध घोषित परिस्थितियों में न किया गया हो तो सेशन जज द्वारा निर्णीत किया जा सकता था तथा इसके लिए 7 वर्ष की सजा निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 9 हिंदू और मुस्लिम विधि के संहिताकरण के पूर्व हिंदुओं और मुस्लिम की कौन कौन सी व्यक्तियों प्राप्त थी। पुर्तगाल ने भारत में 122 वर्ष तक राज्य किया। उस समय पुर्तगालियों की विधि का प्रचलन था। जब अंग्रेजों ने उन प्रदेशों को जीता तब उन्हें भी पूर्व चलित विधियों को चलाने दिया। साक्ष्यों की अनुपस्थिति में यह ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि भारतीय विधि में नियमों को कहाँ तक मान्यता प्राप्त थी। 1726 ईस्वी में राजलेख द्वारा स्थापित मेयर कोर्ट में अंग्रेजी विधि का भारत में प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह विधि देशी व विदेशी व्यक्तियों पर समान रूप से प्रचलित थी। 1753 ईस्वी में राजलेख के पश्चात इस राजलेख के अनुसार अंग्रेज विधि के नियम देशी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक लागू नहीं होते जब तक कि दोनों पक्षों की सहमति नहीं होती थी। इस राजलेख में इस बात का कहीं भी निर्देश नहीं था कि देशी व्यक्तियों से संबंधित फौजदारी विद्यमानों में अंग्रेज विधि लागू होगी। 1772, 1780, 1793 एवं 1795 ईस्वी आदि के राजलेख के अंतर्गत व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना के अंतर्गत इस संबंध में विशेष नियम बनाए गए। 1772 ईस्वी में इस सिद्धांत का अनुक्रमण 1780, 1781, 1787, 1793 ईस्वी की विनिमय में भी लागू किया गया। 1793 ईस्वी का अधिनियम 1795 में बनारस में भी लागू कर दिया गया तथा उनमें से निम्नलिखित पंक्तियों को जोड़ा दिया गया। 1831 ईस्वी के विनिमय के अंतर्गत मुफस्सियों तथा सदर अमीनों को स्पष्ट किया गया था कि हिंदू एवं मुस्लिम की अचल संपत्ति के विवादों में व्यक्तिगत विधियों को मान्यता प्राप्त की जाएगी। जिसके अतिरिक्त बंबई में 1827 ईस्वी के विनिमय के अनुसार यदि किसी विषय पर कोई विधि परितीत न हुई हो तो उस विषय के संबंध में देश विधिक लागू होगी। उच्च न्यायालय के अंतर्गत व्यक्तिगत विधि की सुरक्षा
1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ ही समस्त व्यक्तियों अंग्रेज विधि लागू कर दी गई, परंतु हिंदू तथा मुस्लिम में प्रचलित विवाह, उत्तराधिकार इत्यादि नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मान्यता प्रदान की गई। 1781 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता में स्थित सभी निवासियों से संबंधित दीवानी अन्य प्रशासन का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि पक्षकार हिंदू या मुस्लिम होंगे तो उन पर उनकी व्यक्तिगत विधि प्रचलित होगी तथा यदि केवल एक पक्ष हिंदू या मुस्लिम हो तो उसमें प्रतिवादी प्रचलित विधियों तथा रीति रिवाज लागू होंगे। मद्रास एवं बम्बई में व्यक्तिगत विधि 1797 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट बम्बई तथा मद्रास स्थित अभिलेख न्यायालय में लागू हुआ तथा उसमें भारतीयों की व्यक्तिगत विधियों को संरक्षण दिया गया। 1781 में सर एलिजा एम्स ने एक विज्ञापन जारी की जिसके अनुसार उन सभी मामलों में जिनके लिए किसी निश्चित नियम की व्यवस्था थी, न्यायाधीश न्याय समानता एवं सद्भावना के अनुसार निर्णय प्रदान करते थे।